तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें सनलेस ग्रासलैंड का सीन दिखाया गया, जहाँ पर जिंगशु जियान को अपनी पीठ पर कैरी करते हुए आगे बढ़ रहा था। ये दोनों भी काफी बुरी तरह से घायल थे। जिंगशु अपनी आंखों से देख नहीं पा रहा था और जियान की बॉडी क्रिपल हो गई। यहाँ पर जियान उससे माफी मांगते हुए कहने लगी कि मेरी वजह से तुम घायल हुए, जिस पर जिंगशु कह रहा था कि इसमें माफी मांगने वाली कोई बात नहीं, हम दोनों बस डीमन की प्लानिंग का शिकार हुए। और उतने में जियान ने जिंगशु को रुकने के लिए बता दिया। वो कह रही थी कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ी जरूर है, मुझे काफी अजीब सी ऑरा महसूस हो रही। दरअसल वहाँ पर हॉर्न पाइथन पहुँच गए थे, जो कि अपने पॉइजन के लिए काफी ज्यादा फेमस है। पहले पाइथन को तो जिंगशु ने मार दिया था, लेकिन जिंगशु के ब्लड को सूंघते हुए वहाँ पर कई सारे पाइथन्स पहुँच चुके हैं। तो जियान उसे डायरेक्शन बताने लगी और जिंगशु उन पाइथन्स पर अटैक करने लगा। जियान तो काफी ज्यादा पैनिक हो गई थी। वो जिंगशु को बताती कि हमें चारों ओर से घेर लिया गया है, जो सुनते साथ ही जिंगशु ने तुरंत ही उसे नीचे रख दिया और अब वो इन वन हॉर्न पाइथन का मुकाबला करने के लिए तैयार हो चुका था। साथ ही हम देख पाते हैं कि जिंगशु की बॉडी से बहुत ही भयानक ऑरा रिलीज हो रही और फिर वहाँ पर कुछ बीस्ट अपीयर होकर उन पाइथन्स को मार देते हैं। दरअसल जिंगशु के पास बीस्ट की पावर थी, मगर फिर भी पाइथन इतने ज्यादा थे कि जिंगशु उनके सामने कमजोर पड़ गया। बल्कि यहाँ पर जियान उसे बस डायरेक्शन बताती जा रही थी और जिंगशु ने उसी डायरेक्शन में जाकर अटैक करना शुरू कर दिए। एक के बाद एक करते हुए उसने न जाने कितने ही सारे पाइथन्स का सफाया किया था। मगर ये एक फॉरबिडन जोन है, यहाँ पर कितने खतरे होंगे इसका अंदाजा लगाना मुश्किल था। खैर यहाँ पर जिंगशु ने अपनी जबरदस्त एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए पाइथन को ब्रूटली मार दिया और उसका ये भयानक रूप देखते साथ ही वहाँ जिंदा बचे पाइथन तुरंत ही भाग निकले। वो जिंगशु से अब कोई पंगे लेना नहीं चाहते थे। इधर जियान ने भी चैन की सांस ली कि चलो सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन तभी उसकी नजर पड़ी जिंगशु पर, जो कि पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था। दरअसल जिंगशु के अंदर भी इसकी पावर थी, जब भी वो वायलेंट हो जाए उसकी पावर अचानक से एक्टिवेट हो जाएगी और इस बार उसने ढेर सारे पाइथन्स को मार दिया था। तो उसी अनकंट्रोलेबल गुस्से की वजह से उसका बीस्ट फॉर्म एक्टिवेट होने लगा। वो जियान से कह रहा था कि जल्दी से यहाँ से भाग निकलो, किसी भी कीमत पर मेरे करीब मत आना वरना मैं तुम पर हमला कर दूंगा। और अब यहाँ पर जिंगशु का फॉर्म पूरी तरह से बदल चुका था। ये देखते साथ ही जियान तो काफी ज्यादा पैनिक हो गई। जिंगशु की बॉडी से तो बहुत ही भयानक ब्लड एनर्जी सर्ज हो रही थी। ऐसी पावर्स को जियान ने आज तक विटनेस नहीं किया था। दरअसल ये वही फेज है जब जिंगशु को खुद का ख्याल भी नहीं रहता। वो तो अपने सामने आने वाले हर एक शख्स को मार देगा और इसलिए उसने जियान पर भी अटैक करने की कोशिश की। मगर तभी जियान ने देखा कि ये बंदा पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल होने के बावजूद भी खुद को रोक रहा है। वो चाहकर भी जियान को कोई नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता था। यहाँ पर वो जियान को बताने लगा कि मैंने ढेर सारे पाइथन्स का खून किया है, अब मेरी बीमारी मुझ पर हावी हो गई, इसलिए मेरा पूरा कंट्रोल खो चुका है। हो सकता है कि मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाऊं, इसलिए प्लीज यहाँ से चली जाओ और गलती से भी मेरे करीब मत आना। यहाँ पर उसने गुस्से में आकर अपने ही हाथ को इंजर्ड किया था ताकि वो जियान पर होने वाले हमले को रोक पाए। जियान तो उसका एक खून देखते साथ ही काफी ज्यादा पैनिक हो गई और अब वो तुरंत ही वहाँ से भागना शुरू कर देती है, लेकिन उसकी स्पीड काफी कम थी। साथ ही उसे जिंगशु की चिल्लाने की भी आवाजें आने लगी, जो कि उस इलनेस की वजह से काफी ज्यादा पेन में था। और अब यहाँ पर उसे याद आया कि कैसे जिंगशु ने हर बार उसे प्रोटेक्ट किया। साथ ही साथ उसने बताया था कि तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, बस मुझ पर भरोसा करो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। और वो अभी तक अपने वादे को निभा रहा था। इनफैक्ट वो जियान को बचाने के लिए खुद के ही खिलाफ चला गया और अब यही सारी बातें सोचकर जियान तुरंत ही उसकी तरफ भागने लगी। उसे पता था कि जिंगशु के पास जाना यानी अपनी मौत को बुलावा भेजना, लेकिन फिर भी वो खुद को रोक नहीं पाती और फिर उसने रोते हुए जाकर सीधे जिंगशु को अपने गले लगा लिया। कुछ पल के लिए सही, मगर जिंगशु की बीस्ट ऑरा पूरी तरह से वैनिश हो गई। वो तो हैरान था कि ऐसी सिचुएशन में भी जियान उसके करीब आना चाहती है और उतने में उसका इलनेस दोबारा से फ्लेयर अप हो जाता है। यहाँ पर जिंगशु काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहा था और वहीं पर जियान उसे शांत करने की कोशिश करने लगी। इसी चक्कर में जिंगशु ने सीधे उसके हाथ को काट लिया था, लेकिन जियान अपने हाथ को नहीं हटाती और ना ही वो जिंगशु को अकेला छोड़ने के लिए तैयार थी। वो उससे कह रही थी कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, चाहे तुम्हारी हालत कितनी ही खराब क्यों ना हो जाए, मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी। साथ ही साथ वो रोते हुए जिंगशु को काफी ज्यादा अफेक्शन शो कर रही थी ताकि जिंगशु का गुस्सा शांत हो जाए और होता भी बिल्कुल वैसे ही। जिंगशु पूरी तरह से शांत हो चुका था। आज तक चांगशेंग ही उसे कंट्रोल कर पाया था, लेकिन आज ये कारनामा जियान ने भी कर दिखाया। और अब ये प्यार भरा सीन यहीं पर कट होकर हम डीमन जनरल को देख पाते हैं, जो कि प्रिंसेस नानके और अपने साथियों के साथ फॉरबिडन जोन में पहुंच चुका था। जनरल कह रहा था कि मैंने अपने डिवाइन
डिवाइन सेंस का पूरी तरह से इस्तेमाल किया, लेकिन फिर भी मैं उनकी ऑरा को बिल्कुल भी सेंस नहीं कर पा रहा। दरअसल चांगशेंग ने अपने और जू युरांग के आसपास एक पावरफुल शील्ड फॉर्म कर ली थी, जिसे डीमन प्रिंसेस भी ट्रेस नहीं कर पाती। इनफैक्ट उसका मैप भी इनका लोकेशन ट्रेस करने में फेल हो गया, जबकि चांगशेंग उनसे बस थोड़ी ही दूरी पर था। और तभी डीमन जनरल प्रिंसेस नानके को बताने लगा कि यहाँ का स्पेशल बैरियर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसने हमारी सोल लैम्प सेंसिंग की पावर को कट ऑफ कर दिया। यही वजह है कि हम में से कोई भी ट्रेस नहीं कर पा रहा। वेल यहाँ पर प्रिंसेस नानके को याद आता है कि चांगशेंग ने उसे उसकी सोल के बारे में इन्फॉर्म किया था कि वो काफी ज्यादा बीमार है। चांगशेंग ने उसे बताया था कि तुम्हारी सोल इतनी ज्यादा पावरफुल है कि तुम्हारी बॉडी चाहकर भी उसे हैंडल नहीं कर सकती। तो कहीं ना कहीं प्रिंसेस को ऐसा लग रहा था कि चांगशेंग की बातों में सच्चाई है। और उतने में डीमन जनरल उसे बताने लगी कि हमने ऑलमोस्ट सभी जीनियस को मार दिया, बस 17 जीनियस ही जिंदा बचे हैं। और रही बात उस जू युरांग की, वो तो आपके पिकॉक पॉइजन से घायल हुई है, उसे तो अब इस दुनिया की कोई ताकत बचा नहीं सकती। आज न कल उसकी मौत हो जाएगी। मैं तो बस चांगशेंग को लेकर थोड़ी सी परेशान हूँ। वो बंदा काफी ज्यादा शातिर है, वो बंदा कब कौन सा एक्शन ले इसका कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। जिस पर डीमन प्रिंसेस कह रही थी कि चांगशेंग की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, वो बंदा ऑलरेडी घायल है, इसलिए हमारा अगला टारगेट होगा जाओ गार्डन का इनहेरिटेंस। हमें किसी भी कीमत पर सोड पुल को ढूंढना होगा। जो सुनते साथ ही सभी डीमन जनरल्स ने उसके सामने अपना सिर झुका दिया। साथ ही साथ यहाँ पर डीमन प्रिंसेस नाम की अपनी बोन को भी बाहर निकाल लेती है। उसने जैसे इस बोन की पावर को रिलीज किया, उसे तुरंत ही पता चला कि एल्डर जाओ का ग्रेवयार्ड यहाँ से बस 1000 मील दूर है। तो दिल ही दिल में कहने लगी कि सबसे पहला तो मैं इनहेरिटेंस को हासिल करूंगी और उसके बाद ही जू युरांग और चांगशेंग से हिसाब बराबर किया जाएगा। साथ ही जनरल ने यहाँ पर अपने डेमन वल्चर्स को भी रिलीज किया था। दरअसल ये डिमोनिक वल्चर्स ब्लड के सेंट को ट्रैक करने में माहिर है। तो जनरल कहने लगा कि भले ही चांगशेंग थोड़ी देर के लिए हमसे छुप सकता है, लेकिन वो इस शील्ड को ज्यादा देर तक होल्ड नहीं कर पाएगा और फिर तो हमें उसे मारने की जरूरत भी नहीं पड़ने वाली, क्योंकि ये काम तो यहाँ के डीमन वल्चर्स ही कर लेंगे। तो उन सभी के वहाँ से जाने के बाद चांगशेंग ने थोड़ी सी सुकून की सांस ली। दरअसल यहाँ पर चांगशेंग ने ऑरा कंसीलिंग टेक्निक का इस्तेमाल किया था, जो कि चांगशेंग की ब्लड एनर्जी और उसकी स्पिरिचुअल पावर को काफी तेजी के साथ कंज्यूम कर रही थी। अगर चांगशेंग ने इसे फोर्सफुली यूज किया तो उसकी फाउंडेशन डैमेज हो जाएगी, और अगर शील्ड को हटा दिया तो ये डीमन वल्चर्स उन पर अटैक करेंगे। लेकिन वो शील्ड अपने आप डीएक्टिवेट हो गई, क्योंकि चांगशेंग की पावर अब ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी थी। और होता भी बिल्कुल वैसे, डीमन वल्चर्स ने तुरंत इनके ब्लड को सूंघ लिया था। तो चांगशेंग भी उनका मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाता है। उसके पास बस 2 स्वॉर्ड स्ट्राइक हिट करने जितना ट्रू एसेंस बाकी था। इसलिए सबसे पहला तो उसने येलो अम्ब्रेला को बाहर निकालकर जू युरांग के आसपास एक पावरफुल शील्ड फॉर्म कर ली, ताकि वल्चर्स इस बंदी पर अटैक ना कर पाए। और फिर उसने वल्चर्स को चैलेंज करते हुए अपने ट्रू एसेंस को एक्टिवेट कर लिया। वेल यहाँ पर चांगशेंग ने अपनी सोड एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए एक बहुत बड़ा तूफान क्रिएट कर लिया था, जिसमें से बहुत ही भयानक फ्लाइंग सोड रिलीज होते हुए वल्चर्स का शिकार करने लगी। इस एक ही धमाके में चांगशेंग ने न जाने कितने ही सारे वल्चर्स को मार दिया था, लेकिन अब वो काफी ज्यादा कमजोर हो चुका। और तभी उसने देखा कि कुछ वल्चर्स अभी भी उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे। अब चांगशेंग के पास तो कोई पावर्स नहीं बची थी, इसलिए वो अब तलवारबाजी करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन तब तक जू युरांग को होश आ चुका था। वो यहाँ पर अपनी डोमिनेटिंग ऑरा रिलीज करते हुए कहने लगी कि जल्दी से भाड़ में जाओ। साथ ही साथ यहाँ पर हम जू युरांग के फिनिक्स फॉर्म को भी अपीयर होता हुआ देख पाते हैं, जो कि सभी परिंदों का राजा था, और इसी वजह से वल्चर्स डर के मारे वहाँ से भाग निकले। वहीं पर चांगशेंग ने जैसे ही पीछे पलट कर देखा, तब तक जू युरांग का फिनिक्स फॉर्म डिसअपीयर हो चुका था, यानी कि चांगशेंग उसकी पावर को विटनेस नहीं कर पाता। और अब जैसे ही जू युरांग नीचे गिरने वाली थी, चांगशेंग ने तुरंत ही जाकर उसे थाम लिया। वो उसकी पल्स चेक करते हुए जू युरांग को बताने लगा कि तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर ऑलमोस्ट डिप्लेट हो चुकी, साथ ही साथ पॉइजन तुम्हारे इंटरनल ऑर्गन्स को अफेक्ट कर रहा है। मुझे माफ करना कि मेरे होते हुए भी तुम्हें अपनी पावर्स का इस्तेमाल करना पड़ा। और अब चांगशेंग तुरंत ही उसे अपनी पीठ पर कैरी करते हुए वहाँ से भागने लगा। वो जू युरांग से कहता है कि हमें जल्दी से
कोई सेफ लोकेशन ढूंढना पड़ेगा, वही जाकर मैं तुम्हारी बॉडी से पॉइजन को हटाने की कोशिश करूंगा। वेल यहाँ पर चांगशेंग को जुईरोंग की फिक्र थी, मगर जुईरोंग के दिल में तो कुछ और ही चल रहा। वो दिल ही दिल में कहने लगी कि मेरे मास्टर ने मुझे बताया था कि मर्दों की बॉडी से बहुत ही बेकार बदबू आती, लेकिन इस बंदे की बॉडी का सेंट तो काफी ज्यादा अमेजिंग है। इसकी तो खुशबू से ही मेरे दिल को सुकून मिल रहा। ऊपर वाला करे इस बंदे को हमेशा सेफ रखे। अब इस सीन यहीं पर कट होकर हमें एक हिडन केव दिखाई गई, जहाँ पर जियान को होश आ चुका था। उसने देखा कि जिंगशु तो पूरी तरह से नॉर्मल हो गया, यानी कि जियान ने उसे प्यार से गले लगाने से उसकी 20 साइड पूरी तरह से सप्रेस हो गई। लेकिन फिर जियान की नजर पड़ी अपने कपड़ों पर, जिसे जिंगशु ने उतार दिया था। साथ ही साथ उसकी बॉडी पर हर जगह पर बैंडेड लगाई गई थी। और ये सब देखते साथ ही जियान तो शर्म के मारे अपना मुंह छुपाने लगी। वहीं पर जिंगशु को जैसे ही पता चला कि जियान को होश आ चुका है, तो तुरंत ही उससे बात करने पहुंच गया। अब उसे देखकर तो जियान और भी ज्यादा सहम जाती है। तो जिंगशु उससे माफी मांगते हुए कहने लगा कि मुझे तुम्हारी जख्मों को हील करना था। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो तुम्हारी कंडीशन और भी ज्यादा बिगड़ जाती। और वैसे भी तुम ऑलरेडी जानती हो कि मैं अपनी आंखों से कुछ भी देख नहीं सकता, इसलिए मैंने खुद होकर ही तुम्हें ट्रीट किया। इस तरह से ना तुम्हें ऑफेंड होगा और ना ही मुझे बुरा लगेगा। और फिर जिंगशु उससे एक सवाल पूछता है। वो कह रहा था कि तुम्हारी बॉडी से मुझे डीमन रेस की ऑरा महसूस क्यों हो रही। अब जियान को पता था कि जिंगशु से कुछ भी छुपाने का कोई फायदा नहीं होने वाला, तो तुरंत ही जिंगशु को अपने बारे में बताने लगी। वो कहती है कि मेरे फादर मुझे हमेशा बताया करते थे कि मेरी मदर इस दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत थी। वो डीमन रेस की प्रिंसेस होने के बावजूद भी उसकी खूबसूरती को किसी ने टक्कर नहीं दी। एक दिन काफी ज्यादा स्नोफॉल हो रहा था और उसी दिन इन दोनों की मुलाकात हुई। और फिर उनकी मुलाकातें ऐसी ही बढ़ती गई और फाइनली उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। मेरे फादर एक ह्यूमन थे और मेरी मदर थी एक डीमन प्रिंसेस। उनका रिश्ता ही नेचर के खिलाफ था, मगर फिर भी उन दोनों ने मुझे जन्म देने का फैसला लिया। लेकिन आगे चलकर मेरे फादर की मोहब्बत ही उनकी कमजोरी बन गई। जो पावरफुल नोबल फैमिलीज थी, उन्होंने मेरी मदर को कैद करवा दिया और मेरे फादर पर भी जबरदस्ती की गई कि वो जंग में उन्हें ज्वाइन करे। मेरे फादर तो बिल्कुल भी कोई रेबेल बनना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने फॉर्मेशन को ब्रेक करते हुए मेरी मदर को बचाने की कोशिश की। लेकिन जब उन्हें मेरी मदर मिली, तब तक उसकी बॉडी पूरी तरह से पॉइजन से अफेक्ट हो चुकी थी। ऐसा कोई भी तरीका इस दुनिया में मौजूद नहीं था कि जिसका यूज करके उनकी जान बचाई जाए। इसलिए मेरे फादर मुझे लीशान सोर्ड सेक्ट लेके चले गए। उन्होंने सबको यही बताया कि मैं उनकी डिसाइपल हूँ। उन्हें पता था कि अगर मेरी असली आइडेंटिटी रिवील हुई तो ना ह्यूमन रेस मुझे बर्दाश्त करेगी और ना ही डीमन रेस। और यही वजह है कि मैंने आज तक अपने बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताया था। वेल, इस सारी कहानी बताकर जियान काफी ज्यादा रोने लगी। तभी जिंगशु से कहता है कि मैं तुम्हारे दर्द को समझ सकता हूँ। दरअसल मैं खुद एक हाफ डीमन हूँ, साथ ही मेरे अंदर एक बीस्ट है जो कभी भी मुझ पर हावी हो जाता। इसी वजह से ना ही मुझे इंसान पसंद करती है और ना ही डीमंस। मैं तो एक ऐसा शख्स हूँ जो कभी भी आउट ऑफ कंट्रोल हो सकता, और इसी वजह से मुझे बचपन से इंसानों की नफरत को झेलना पड़ा। लेकिन फिर मेरी मुलाकात हुई चांगशिंग और उसके दोस्तों से। उनके साथ रहकर ही मैं दोबारा से खुद को ढूंढ पाया हूँ। जैसे कि तुम एक हाफ डीमन हो, वैसे ही मैं एक हाफ बीस्ट हूँ, तो हम दोनों की टीम काफी ज्यादा अमेजिंग होगी। वेल, उसकी सारी बातें सुनकर जियान दिल ही दिल में काफी ज्यादा खुश हो गई। उसे अब जिंगशु पसंद आने लगा था। वहीं पर जिंगशु उसकी सेंट को महसूस करते हुए दिल ही दिल में कहने लगा कि जियान की बॉडी की सेंट काफी ज्यादा स्वीट है, मुझे इसके साथ सुकून महसूस हो रहा। अब ये सीन यहीं पर कट होकर हम चांगशिंग और जू युरोंग को देख पाते हैं। यहाँ पर चांगशिंग ने अपनी गोल्डन निडल का इस्तेमाल करते हुए जू युरोंग की बॉडी से पॉइजन को बाहर निकाल लिया था, लेकिन वो एक बेस्ट हीलर होने के बावजूद भी इस पॉइजन को पूरी तरह से हटा नहीं पाया था। वो जू युरोंग से कहता है कि ये पॉइजन काफी ज्यादा डोमिनेटिंग है, इसे 3 अलग अलग स्टेजेस में धीरे धीरे करके हटाना पड़ेगा। जो सुनते साथ ही जू युरोंग उसका शुक्रिया अदा करने लगी। साथ ही चांगशिंग ने उसके लिए एक मेडिसिन भी प्रिपेयर की थी। वो उसे बताता है कि ये मेडिसिन तुम्हारी ब्लड एनर्जी को रिकवर करने में हेल्प करेगी। बस इसकी टेस्ट तुम्हें पसंद नहीं आने वाली, ये काफी ज्यादा कड़वी होगी, लेकिन अगर ठीक होना है तो तुम्हें इसे पीना ही होगा। इसलिए जू युरोंग ने भी एक ही झटके के अंदर उस कड़वी दवा को अपने हलक से उतार दिया। और तभी चांगशिंग ने उसके सामने एक प्लम कैंडी ऑफर की। उसे बताने लगा कि बचपन में मैं भी काफी ज्यादा बीमार रहा करता था, तो जब भी मैं अपनी दवा कंज्यूम करता, मेरे सीनियर ब्रदर मुझे प्लम कैंडी खाने को देते ताकि मुझे मेडिसिन से नफरत ना हो।
जिस पर जुईरोंग कहने लगी कि ये तो बड़ी ही इत्तेफाक की बात हो गई। मेरा भी एक पुराना बचपन का दोस्त ऐसी प्लम कैंडी खाना पसंद करता था। और अभी दोनों भी एक दूसरे को देखकर दिल ही दिल में कहने लगे कि पहली बार ऐसा फील हुआ कि किसी के साथ रहने से मुझे सुकून मिल रहा। इनफैक्ट इनकी फीलिंग एकदम सेम है। और अभी दोनों एक साथ ही कहने लगे कि मुझे तो तुम्हारा नाम ही नहीं पता। और अब चांगशिंग दिल ही दिल में कहने लगा कि अगर तुम्हें मेरी असली पहचान के बारे में पता चल जाए तब तुम क्या करोगी? क्या तब भी तुम शांत रहोगी या फिर मेरे साथ झगड़े करोगी? वहीं पर जुईरोंग भी इसी बारे में सोच रही थी कि अगर मैं तुम्हें अपनी असली पहचान बताऊं तब तुम मेरे साथ कैसा बर्ताव करोगे। आज तक जिस भी बंदे को मेरी पहचान के बारे में पता चला फिर वो आंख उठाकर मेरे सामने बात नहीं करता। साथ ही इन दोनों ने एक साथ ही फैसला लिया था कि मैं अपनी एंगेजमेंट के बारे में इसे नहीं बताऊंगा। इधर ड्रैगन शियान की भी नींद खुल गई। वो कह रही थी कि ये दोनों एक दूसरे को पहचान क्यों नहीं पा रहे। इतनी देर से ये दोनों एक साथ हैं लेकिन अभी तक इन्होंने अपना नाम एक दूसरे को नहीं बताया। और उतने में जुईरोंग ने अपना झूठ मूठ का नाम उसे बता दिया। वो कह रही थी कि मेरा नाम है शुजियान। वहीं पर चांगशिंग भी उसे अपना असली नाम बताना नहीं चाहता था तो कहने लगा कि मैं स्नो माउंटेन सेक्ट का डिसाइपल जीशेंग हूँ। और इन दोनों के नकली नाम सुनकर ही ड्रैगन शियान इन दोनों को गालियां देने लगी। वो कह रही थी कि ये दोनों के दोनों बेवकूफ हैं। ये अभी तक एक दूसरे को पहचान नहीं पाए या फिर हो सकता है कि ये अनजान बनने की नौटंकी कर रहे। इधर जिस भगोने में दवा पक रही थी वो काफी ज्यादा शोर मचाने लगा तो चांगशिंग फटाफट से उस दवा को चेक करने चला जाता है। और उतने में येलो पेपर अम्ब्रेला अपने आप बाहर आ गई। उसमें से एक येलो सोड बाहर निकल कर उस इलाके को ऑब्जर्व करती है और फिर वो चांगशिंग को इशारों में एक डायरेक्शन के बारे में बताने लगी जो देख चांगशिंग जुईरोंग को बताने लगा कि येलो पेपर अम्ब्रेला सोड इंटेंट को महसूस कर सकती। मेरे ख्याल से इसने सोड पुल को ट्रेस किया है जो कि यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर होगा। जिस पर जुईरोंग कहती कि जिसे भी सोड पुल मिलेगा वो एल्डर जाओ के ग्रेवयार्ड तक पहुँच सकता है मगर आज तक कोई भी सोड पुल को ढूंढने में कामयाब नहीं हो पाया। तो चांगशिंग उसे बताने लगा कि डीमन प्रिंसेस नानके के पास एक बहुत ही पावरफुल ट्रेजर है जिसकी मदद से वो बड़ी आसानी के साथ एल्डर जाओ के ग्रेवयार्ड तक पहुँच सकती। वो ग्रेवयार्ड इस इलाके से लगभग 1000 मील दूर होगा। तो अगर हमें लोकेशन के बारे में पता चल गया है तो नानके भी इसके बारे में जरूर से जानती होगी। अगर वो लोग लगातार ट्रैवल करे तो लगभग 2 दिनों के अंदर वहाँ पर पहुँच जाएंगे। साथ ही जुईरोंग भी चांगशिंग की इस अंदाजे से पूरी तरह से अग्री थी। वो कह रही थी कि एल्डर जाओ का इनहेरिटेंस काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर वो इनहेरिटेंस उनके हाथ लग गया तो डीमन रेस की ताकत 1000 गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। तो हम किसी भी कीमत पर डीमन प्रिंसेस नानके को कामयाब नहीं होने दे सकते। अगर ऐसा हुआ तो इस दुनिया का बैलेंस पूरी तरह से बिगड़ जाएगा। जिस पर चांगशिंग कह रहा था कि मेरे ख्याल से डीमंस ऑलरेडी उस ट्रेजर की तलाश में निकल चुके हैं तो हमें कोई ऐसा तरीका ढूंढना पड़ेगा जिसकी मदद से हम उनसे पहला लोकेशन पर पहुंच पाए। अभी सुनते साथ ही जुईरोंग अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए विंग्स को समन करने की कोशिश करने लगी। वो चांगशिंग को बता रही थी कि मेरे विंग्स काफी ज्यादा तेज हैं। वो जरूर से उनकी स्पीड को बीट कर सकते। लेकिन तभी चांगशिंग ने उसे अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करने से मना कर दिया। वो उसे बता रहा था कि डीमन प्रिंसेस का पॉइजन ऑलरेडी तुम्हारे ऑर्गन्स को डैमेज कर चुका है। हम ज्यादा रिस्क नहीं उठा सकते। अगर ऐसे में तुमने अपनी पावर्स का इस्तेमाल किया तो पॉइजन तुम्हारी हार्ट मेरिडियन तक पहुंच जाएगा। फिर तो तुम्हें बचाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएगा और मैं नहीं चाहता कि तुम अपनी जान को जोखिम में डालो। इनफैक्ट कभी फ्यूचर में भी ऐसी हरकतें मत करना। तुम खुद पर ऐसी जबरदस्ती नहीं कर सकती। चांगशिंग उससे कहता है कि भले ही सुनने में मेरी बातें तुम्हें थोड़ी सी अजीब लग रही हो लेकिन हमेशा खुद की लिमिट को क्रॉस करना अच्छा नहीं होता। जिस पर जुईरोंग कहने लगी कि बचपन से मुझे कई बार ऐसी बातें सुनने को मिली। कभी मुझे पावर्स को यूज करने के लिए बताया जाता और कभी उसे सप्रेस करने के लिए। तो चांगशिंग उसे बताता है कि जितनी बड़ी पोजीशन उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी। अगर तुम अपने फैक्शन के लिए इम्पोर्टेंट हो तो तुम्हें ये सब झेलना पड़ेगा। तो जुईरोंग उसे बताती है कि मेरे फैक्शन के एल्डर्स ने मुझ पर अपनी उम्मीदों का बोझ डाला। उन्हें हमेशा ऐसा लगता है कि मैं काफी ज्यादा स्पेशल और पावरफुल हूँ तो मैं भी उनकी उम्मीदों को तोड़ना नहीं चाहती थी और इसी चक्कर में मैं अपनी ही पहचान को खो बैठी। मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस दुनिया में खुद के लिए एग्जिस्ट नहीं करती। वेल जुईरोंग की ये सारी बातें सुनकर चांगशिंग को काफी ज्यादा बुरा लग रहा था। उसे भी समझ आ चुका है कि जिम्मेदारियां इंसान को पूरी तरह से बदल सकती। और उतने में जुईरोंग ने उससे एक सवाल पूछा। वो कहती है कि अगर कोई चाहे कितनी ही कोशिश क्यों ना कर ले मगर उसके बावजूद भी अगर वो परफेक्ट नहीं बन पाया तो उसका क्या
होना चाहिए? क्या उस पर्सन को खुद की नाकामी पर शर्म आनी चाहिए? जिस पर चांगशेंग कह रहा था कि ना, मुझे तो कभी ऐसा फील नहीं होता। मेरे ख्याल से तुम ऐसी बातें उस पॉइजन के असर से कर रही हो। खैर, मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल देता हूँ। तुम होली फादर को तो जानती होगी, वो कितने ज्यादा पावरफुल है। दरअसल उन्हें पौधे लगाने का काफी ज्यादा शौक है। उन्होंने तो अपना एक बड़ा ही प्यारा सा गार्डन भी क्रिएट किया है, मगर अभी भी वो खुद से बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने क्रिएट किया हुआ बागीचा एक प्रोफेशनल गार्डनर के बागीचे के सामने कुछ भी नहीं। वेल, मैं ये सब तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ ताकि तुम्हें समझ आ जाए कि इस दुनिया में परफेक्ट कोई भी नहीं। हर एक बंदे में कोई ना कोई कमी जरूर रहेगी। अगर हमें अपनी ही कमियों पर शर्म आने लगे तो फिर हमारा जीने का क्या फायदा? देखो, हम सभी पर कोई ना कोई जिम्मेदारी है, लेकिन उन जिम्मेदारियों की खातिर अपने अस्तित्व को भूल जाना, ये मुझे गवारा नहीं। सबसे पहला तो तुम हो और उसके बाद तुम्हारी जिम्मेदारियाँ। इसलिए हमेशा खुद की चॉइसेस को प्रायोरिटी दो। इस तरह से तुम्हें कभी भी खुद पर शक नहीं होगा। वेल, जुइरोंग तो उसकी सारी बातें सुनकर ही काफी ज्यादा चौंक गई, क्योंकि अभी तक वो चांगशेंग जैसी सोच नहीं रख पाई थी। इसलिए वो चांगशेंग से कहती कि मैंने बचपन से ये डाओ पर ही फोकस किया। मेरी कल्टीवेशन के अलावा मेरे पास और कोई एबिलिटी नहीं, और ना ही मैं इस दुनियादारी की बातों को समझ सकती हूँ। तो चांगशेंग कहता है कि ठीक है, फिर तुम डाओ पर ही फोकस करो। जब तक तुम स्ट्रांग नहीं बनती तब तक अपने सारे टारगेट्स को भूल जाओ। तो जुइरोंग उससे कहती कि बिना टारगेट का तो हमारा माइंड कभी स्टडी नहीं रह पाएगा। तो चांगशेंग ने इसका भी उसे सोल्यूशन बताया। वो कह रहा था कि हमेशा खुद को याद दिलाती रहो कि तुम बस डाओ को कल्टीवेट करना चाहती। उसकी बातें सुनकर जुइरोंग कहने लगी कि तुम्हारे दिल पर तो कोई बोझ नहीं, तुम पर भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी, लेकिन ऐसा लगता ही नहीं कि तुम उसके बोझ के तले दब चुके हो। जिस पर चांगशेंग कह रहा था कि ज्यादा फिक्र करने से हमारी सेहत पर उसका असर होता, और मैं नहीं चाहता कि मेरी हेल्थ पर कोई भी चीज इम्पैक्ट करे, इसलिए मैं ज्यादा सोचता ही नहीं। अब तुम भी अपना एक मिशन रखो कि तुम्हें बस डाओ पर फोकस करना है। और रही बात बाकी के एल्डर्स की, अगर उन्हें तुमसे उम्मीदें हैं तो ये फिर उनकी समस्या हो गई। तुम इसके बारे में खुद के दिमाग पर प्रेशर मत डालो, और हाँ, ये भी मत सोचो कि तुम अकेली हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वेल, यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ चुके थे, लेकिन फिर अचानक से इन्हें होश आ गया कि अरे ये तो गलत है। खैर, अब इन्होंने टॉपिक बदल दिया था। चांगशेंग कहता है कि ऐसा कहा जाता कि इस ग्रासलैंड से आज तक कोई भी जिंदा वापस नहीं जा पाया। तो जुइरोंग कह रही थी कि हाँ, मेरे ख्याल से उनके पास यहाँ से बाहर जाने का मैप नहीं होगा, मगर इनके पास तो बाय हाय का मैप था, वही बंदा जिसे लास्ट एपिसोड में चांगशेंग ने मार दिया था। वेल, इस मैप में इन्हें कई सारे टेम्पल नजर आ रहे थे। ये सैक्रिफिशियल टेम्पल इसलिए बनाए गए थे ताकि जो भी लोग यहाँ पर मारे जाए वो दूसरी दुनिया में यानी कि मौत के बाद का सफर पूरा कर सके। सो अब इन दोनों का टारगेट था टेम्पल तक पहुँचना। इनफैक्ट इन्होंने तो रूट भी ढूंढ लिया था और इन दोनों का अंदाजा एकदम सेम है। सो अब चांगशेंग बाम्बू की एक बोट बनाकर पानी पर सवार हो गया। वो जुइरोंग को बता रहा था कि एल्डर जाओ का ग्रेवयार्ड चारों टेम्पल से घिरा हुआ है। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, इन चारों दिशाओं में एक एक टेम्पल है, तो हमें साउथ की तरफ ही आगे बढ़ना होगा। पूरे एक दिन ट्रैवल करने के बाद हम सैक्रिफिशियल टेम्पल के पास पहुंच जाएंगे। खैर, इन दोनों के इस सफर में इन्होंने कई सारे बीस्ट का भी शिकार किया था, और ऐसे ही करते करते ये लोग व्हाइट ग्रास के पास पहुंच गए। दरअसल व्हाइट ग्रास ही इनके लिए काफी बड़ा इशारा थी, क्योंकि ऐसी घास उसी जगह पर पाई जाती है जहाँ पर सैक्रिफिशियल टेम्पल हो। लेकिन इस ग्रास के बारे में भी कई सारे लेजेंड्स थे। जुइरोंग कहती है कि इस ग्रास को क्रॉस करने वाला बंदा कभी वापिस नहीं आता। ऐसा कहा जाता है कि वो इस ग्रास के अंदर ही खो जाता। लेकिन इनके पास डीमन बाय हाई का मैप था, जिसके चलते इनके खोने का सवाल ही पैदा नहीं होता। हालांकि ये दोनों भी टेम्पल में जाने से पहले काफी ज्यादा केयरफुल थे, क्योंकि आगे इनके साथ क्या होगा इसका कोई अंदाजा लगाया नहीं जा सकता। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।